गुड इवनिंग गर्ल्स। आपका टॉपिक चल रहा था वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। इसके अंदर आपने कंपलसरी वाइंडिंग अप पढ़ लिया था। अब आ जाता है जब कंपलसरी वाइंडिंग अप के ऑर्डर आ जाते हैं, मीन्स जब ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे देता है कि हाँ कंपनी का वाइंडिंग अप होना चाहिए, तो उसके रिजल्ट क्या निकलते हैं। हमारे पास है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वाइंडिंग अप ऑर्डर, यानी जब कंपनी वाइंडिंग अप के ऑर्डर दे देती है, ट्रिब्यूनल जब ऑर्डर दे देती है तो उसके क्या रिजल्ट होंगे। उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट आता है इंटीमेशंस टू ऑफिशियल लिक्विडेटर एंड रजिस्ट्रार, कि जो इस चीज़ की रिपोर्ट है, यानी जब ऑर्डर आ जाते हैं तो उसकी एक कॉपी किसके पास जाएगी, 7 डेज के अंदर इस चीज़ की इंफॉर्मेशन एक लिक्विडेटर के पास जाती है। लिक्विडेटर कौन होता है? लिक्विडेटर एक ऐसा पर्सन होता है जो कंपनी की एसेट्स को अपनी कस्टडी में लेता है। यानी जब कंपनी की वाइंडिंग अप हो रही होती है तो एक पर्सन को अपॉइंट करना पड़ता है जिसका नाम होता है लिक्विडेटर। ये क्या करेगा, वाइंडिंग अप से रिलेटेड सारी प्रोसीजर ये फॉलो करता है। अब देखो वाइंडिंग अप यहाँ पे कौन सी है, कंपलसरी है, तो कौन सा लिक्विडेटर यहाँ पे अपॉइंट किया जा रहा है, ऑफिशियली लिक्विडेटर अपॉइंट किया जा रहा है। नेक्स्ट आता है कॉपी ऑफ वाइंडिंग अप ऑर्डर टू बी फिल्ड विद द रजिस्ट्रार, कि यानी जो ये वाइंडिंग अप की जो ऑर्डर की कॉपी है, सर्टिफाइड कॉपी, ये 30 डेज के अंदर कंपनी के रजिस्ट्रार के पास जानी चाहिए। ठीक है, 30 डेज में कौन सा डे काउंट नहीं होगा, जब ये कॉपी रिसिप्ट कर ली जाती है। ठीक है, उसके बाद रजिस्ट्रार क्या करता है, ऑफिशियली गैजेट में इसको नोटिफाई कर देता है कि इस तरह के ऑर्डर पास हो चुके हैं। देन आता है इफेक्ट ऑन ऑफिसर एंड एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी में काम कर रहे ऑफिसर या एम्प्लॉय की एम्प्लॉयमेंट पे क्या असर होगा। ठीक है, जब कंपनी की वाइंडिंग अप के ऑर्डर आ जाते हैं तो उस टाइम इनकी एम्प्लॉयमेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। लेकिन अगर कंपनी अपने बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहती है, मतलब वाइंडिंग अप का काम साइड बाय साइड होता जाता है और कंपनी अपने बिजनेस को भी कंटिन्यू रखती है, तो उस टाइम इनकी एम्प्लॉयमेंट ख़त्म नहीं की जाएगी। ठीक है, या फिर अगर इनका कंपनी के साथ ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है, मान लो इनका कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट था कि 1 साल तक ये अपनी सर्विस कंपनी को देंगे। ठीक है, और इस 1 साल से पहले ही कंपनी के वाइंडिंग अप के ऑर्डर आ जाते हैं, तो भी इनकी एम्प्लॉयमेंट को डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा। अगर किया जाता है तो उसको रोंगलेस माना जाता है। देन आएगा शूट स्टेट, यानी कंपनी पे किसी तरह का अगर कोई वाद देना हो। ठीक है, ये कहता है कि कंपनी की वाइंडिंग अप ऑर्डर आने के बाद विदाउट परमिशंस ऑफ ट्रिब्यूनल की परमिशन लिए बिना किसी तरह का कोई वाद कंपनी पे नहीं किया जा सकता, या केस कंपनी पे नहीं किया जा सकता, या फिर ऐसा कोई शूट्स जो पेंडिंग पड़ा है उस पर भी आगे कोई लीगल प्रोसीजर नहीं फॉलो किया जाएगा। आगे मतलब कोई भी कानूनी कार्रवाई उस पर नहीं होगी। देन आता है पावर ऑफ द NCLT, यानी ट्रिब्यूनल के पास क्या क्या पावर है। ट्रिब्यूनल के पास ऐसे कुछ फॉलोइंग केसेस हैं जिसका निपटारा करने की पावर ट्रिब्यूनल के पास होती है। जैसे अगर कंपनी के खिलाफ किसी तरह का कोई शूट फाइल किया गया हो, उसको निपटार कर सकती है। कंपनी के लिए कोई वाद प्रस्तुत हो, या फिर हम कह सकते हैं कोई क्लेम हो, दावा अगर कोई सिद्ध हो गया हो, प्रूव हो गया हो, तो उसका निपटान कर सकती है अगर ये इन्फोर्सेबल है तो। या फिर कंपनी के डायरेक्टर्स या जो कंपनी के क्रेडिटर हैं, या फिर कंपनी के जो मेंबर्स हैं, उनके साथ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, उसका निपटान कर सकती हैं। या फिर अगर वाइंडिंग अप प्रोसेस के टाइम किसी तरह की कोई डिस्प्यूट आ जाती है, या फिर कोई क्वेश्चंस आ जाता है, जैसे क्रेडिटर है, क्रेडिटर का कोई ऑब्जेक्शन आ जाता है, शेयर होल्डर का कोई ऑब्जेक्शन आ जाता है, तो इसका निपटार करने का पूरी पावर ट्रिब्यूनल के पास होती है। आगे आता है सबमिशंस ऑफ ऑडिटेड बुक एंड अकाउंट टू NCLT। ऑर्डर पास होने के बाद विद इन 30 डेज क्रेडिटर जो क्या नाम है इसका, डायरेक्टर, मैनेजर या सेक्रेटरी, इनमें से किसी एक के पास एक को क्या करना पड़ता है, कंपनी के अफेयर की पूरी स्टेटमेंट बना के इस ऑफिशियली गजट लिक्विडेटर को देनी पड़ती है। यानी एक तरह से कंपनी का पूरा ब्यौरा इसको ऑफिशियली लिक्विडेटर को देना पड़ता है, और उसके ऊपर इनमें से किसी एक पर्सन के साइन होते हैं। ठीक है, ऑफिशियली लिक्विडेटर क्या करेगा, जब ये उसके पास ये पूरी स्टेटमेंट आ जाएगी, उसको 30 डेज के लिए उसको ओपन करता है। 30 डेज के अंदर कोई भी क्रेडिटर या शेयर होल्डर इसको इंस्पेक्ट कर सकता है। अगर उनकी कोई ऑब्जेक्शन है तो इनके साथ वो फाइल हो जाती है। ठीक है,
देन हमारा आता है यही है कि अगर 30 डेज के अंदर ये स्टेटमेंट अगर लिक्विडेटर के पास नहीं जाती तो इसके लिए जो पर्सन लाइबल है उसको 6 महीने तक की सजा हो सकती है या 25,000 का उसे फाइन भी भरना पड़ सकता है। आगे कहता है इस ऑर्डर का इफेक्ट किस किस पर पड़ता है। इस ऑर्डर का इफेक्ट सभी पर पड़ता है, चाहे वो क्रेडिटर हो, डिवेंचर होल्डर हो या शेयर होल्डर हो। ठीक है, वो पर्सन भी जिसने एप्लीकेशन दी थी कंपनी की वाइंडिंग अप के लिए। ऑफिशियली लिक्विडेटर टू बी लिक्विडेटर, यानी कंपनी का जो ऑफिशियली लिक्विडेटर जो ट्रिब्यूनल ने अपॉइंट किया है वही कंपनी का लिक्विडेटर माना जाता है। ओके, देन आता है लिक्विडेटर के बारे में कि जो ये ऑफिशियली लिक्विडेटर है ये कौन होता है। ठीक है, ये क्या काम करेगा, इसकी ड्यूटी क्या होती है। ऑफिशियली लिक्विडेटर एक ऐसा पर्सन होता है जो कंपनी की वाइंडिंग अप की पूरी प्रोसीजर को फॉलो करता है, यानी ये क्या करता है, कंपनी की जितनी भी एसेट्स हैं उनको अपनी कस्टडी में लेगा, उनको सेल करेगा, जो जो कंपनी को पेमेंट करनी है वो सारी पेमेंट ये करेगा। यानी पूरी प्रोसीजर कौन फॉलो करेगा, कंपनी की वाइंडिंग अप की लिक्विडेटर। ये पर्सन एक स्पेशल पर्सन अपॉइंट किया जाता है। वैसे तो कंपनी में लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे वाइंडिंग अप कंपलसरी है तो एक ऑफिशियली लिक्विडेटर यहाँ पे अपॉइंट किया जा रहा है जो प्रोविजनल है, अस्थायी है। ठीक है, अब इसकी ड्यूटी क्या क्या है, इसकी ड्यूटी कौन डिसाइड करता है, ट्रिब्यूनल ही इसकी ड्यूटी असाइन करता है। देन है फर्स्ट है इसके अंदर टू कंडक्ट द प्रोसीडिंग इन वाइंडिंग अप, कि वाइंडिंग अप की टाइम जितनी भी प्रोसीडिंग होनी है, जो जो काम होना है वो सारा कौन कंडक्ट करेगा, लिक्विडेटर कंडक्ट करता है। वो सारे प्रोविजंस को फॉलो करेगा जो एनसीएलटी इसके लिए डिसाइड करते हैं, जो ड्यूटी डिसाइड करती है। टू टेक कंपनीज प्रॉपर्टी इनटू कस्टडी, कंपनी की सारी प्रॉपर्टी को अपनी कस्टडी में लेता है। ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टी जिस पर टाइटल किसका है, कंपनी का है, मीन्स कंपनी की प्रॉपर्टी को वो अपने कस्टडी में लेगा। टू मेक कॉल्स, अब देखो लिक्विडेटिंग वाइंडिंग अप के टाइम बहुत सारे खर्चे होते हैं, इन खर्चों को बियर करने के लिए लिक्विडेटर क्या करेगा, अनकॉल्ड अमाउंट जो है कंपनी का, ठीक है, मीन्स ऐसे शेयर होल्डर जिन्होंने जैसे फर्स्ट कॉल नहीं दी या सेकेंड कॉल नहीं दी, वो अनकॉल्ड थे, उनको क्या करेगा, कॉल्स मंगवाएगा, उनकी जितना भी अनकॉल्ड अमाउंट पड़ा है वो क्या करेगा, शेयर होल्डर से मंगवाएगा, ताकि जो वाइंडिंग अप के टाइम जो भी खर्चे हो रहे हैं उनको बियर किया जाए। उसके बाद आता है टू पे कंपनीज टैक्स, कंपनी की प्रॉपर्टी को सेल करने के बाद वो किसकी पेमेंट करेगा, कंपनी के डिबेंचर होल्डर या कंपनी की लाइबिलिटी, यानी लेनदार जो कंपनी के डिबेंचर होल्डर या क्रेडिटर या बैंक लोन जो कंपनी का पड़ा है उनको पे करेगा। उसके बाद जो बचता है वो शेयर होल्डर का होता है। टू मेंटेन प्रॉपर बुक्स, अब देखो इतना सारा प्रोसीजर ये फॉलो करता है, इसके लिए कोई रिकॉर्ड भी तो रहना चाहिए, और ऊपर से ये ऑफिशियली लिक्विडेटर है, सरकारी है, लिक्विडेटर है, इसीलिए इसको सारे रिकॉर्ड रखने पड़ते हैं कि इसने कहाँ कहाँ से क्या क्या पेमेंट ली, कहाँ पे इसने पे किया, कहाँ से रिसीट्स इसके पास आई हैं, इन सब का पूरा ब्यौरा इसको रखना पड़ता है, प्रॉपर बुक्स रखनी पड़ती है, ताकि अगर इसके ऊपर कोई किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शंस उठे तो ये अपने एज अ प्रूफ इन बुक्स को शो कर सके, मतलब। और टाइम टू टाइम जो क्रेडिटर या शेयर होल्डर होते हैं वो भी इस बुक को इंस्पेक्ट करते रहते हैं, इसकी छानबीन करते रहते हैं। टू सबमिट अकाउंट्स, अब देखो साल में 2 बार इसकी जितनी भी वर्किंग टेन्योर होती है, मतलब जितने कार्यकाल के लिए ये काम करता है, एटलीस्ट 2 टाइम ईच ईयर, एक साल में 2 बार इसे पूरा अपनी रिसिट्स और अपनी पेमेंट्स का पूरा ब्यौरा इसको एनसीएलटी के पास जमा करना पड़ता है। एक सर्टिफाइड जो क्या कहते हैं सर्टिफाइड कॉपी एनसीईआरटी के पास जमा करवानी पड़ती है, और एक कॉपी रजिस्ट्रार के पास इसे फाइल करनी पड़ती है। एनसीईआरटी इसको क्या करेगा, ऑडिटिंग भी करवाएगा इसकी, इस बुक्स को, इस अकाउंट्स को, इसीलिए इसको इस बुक के साथ साथ वाउचर या इंफॉर्मेशंस यानी शॉर्ट्स, यानी जहाँ से उसकी पेमेंट की शॉर्ट्स है, यानी उसे हम कह सकते हैं रिसीट्स भी साथ में देनी पड़ती हैं, प्राइमरी जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो भी साथ में देने पड़ते हैं। ओके, आगे बोलता है कि अगर वो किसी गवर्नमेंट कंपनी में है और उसका पार्टनर कोई स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट है तो एक ही कॉपी इसको वहाँ भी सबमिट करवानी पड़ेगी। देन आता है टू अपॉइंट कमेटी ऑफ इंस्पेक्शंस, एनसीएलटी के ऑर्डर के बाद इसे एक कमेटी अपॉइंट करनी पड़ती है जी, ठीक है, जो कि इसकी गाइडलाइन में काम करते हैं, इसकी हेल्प करते हैं। इसके लिए ये क्या करेगा, क्रेडिटर की एक मीटिंग बुलाएगा 2 महीने के अंदर। क्रेडिटर की मीटिंग के अंदर जो रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, उसके 14 दिन के बाद ये क्या करेगा, शेयर होल्डर की एक मीटिंग रखेगा। जो रिजल्ट क्रेडिटर की मीटिंग से आया है उसी के ऊपर यहाँ पे क्या होगी, डिस्कशन होगा।
उस रिजल्ट को मॉडिफाई भी किया जा सकता है, एज इट इज़ एक्सेप्ट भी किया जा सकता है, या उसको रिजेक्ट भी किया जा सकता है। ये मीटिंग किस ऑब्जेक्ट पे होती है? मेंबरशिप पे होती है कि कमेटी के अंदर किसको मेंबर बनाया जाए, किन किन पर्सन्स को मेंबर बनाया जाए। ओके, देन आती है टू सबमिट इंफॉर्मेशन इन पेंडिंग लिक्विडेशंस, यानी अगर लिक्विडेशंस का काम 1 ईयर से ज़्यादा चल रहा है तो टाइम टू टाइम से इंफॉर्मेशन सबमिट करवानी पड़ती है एनसीएलटी के पास, ठीक है। देन आता है टू डिस्ट्रीब्यूट द बैलेंस टू कंट्रीब्यूटर। अब सब कुछ देने के बाद, पूरी डिबेंचर की पेमेंट करने के बाद, क्रेडिटर की पेमेंट करने के बाद, बैंक लोन की पेमेंट करने के बाद, कोई भी जो लाइबिलिटी कंपनी की है वो सब पेमेंट करने के बाद अगर कुछ बचता है तो ट्रिब्यूनल की परमिशन लेने के बाद ये शेयर होल्डर को देता है, ठीक है। और इसकी फ़ी कौन देता है? इसकी फ़ी कंपनी के जो एसेट्स में सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करनी पड़ती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी फीस पे करेगा लिक्विडेटर की। ओके, आगे आते हैं राइट टू लिक्विडेटर, राइट ऑफ लिक्विडेटर, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कुछ ना क्लियर हुआ तो मैसेज कर देना। ओके, थैंक यू।